देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों। पार्लियामेंट के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ऐसा वीडियो सामने आया दोस्तों, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर शेरवानी, बिरयानी, परेशानी जैसे शब्दों का किया है इस्तेमाल दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी को घुसने मत दो, इस तरीके का बयान सामने आ रहा है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और किस तरीके से हैदराबादी समस्या बोलकर उन्होंने पार्टी की रणनीति को पूरी तरीके से कर दिया है क्लियर। बताएंगे कौन से नेता को ये सारी बातें कही गई है दोस्तों, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड के निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने 18 नेताओं को नोटिस भेजा है। बताएंगे अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी के नेता क्यों अपने कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं पर भड़के पड़े हैं दोस्तों, और क्यों नोटिस जारी करना पड़ा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ पर दर्ज हुए 40 मुकदमे को लेकर अभी मुक्तेशानंद ने किया जोरदार तरीके से पलटवार। बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि सब कोई शंकराचार्य नहीं हो सकते, तो अब शंकराचार्य ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे क्या पलटवार किया है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने 24 में बीजेपी को हराया था और 27 में भी हराने का मादा रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केवल 1 साल का समय बचा हुआ है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में अपने कांग्रेस पार्टी के सांसद से बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। इमरान मसूद से बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि हैदराबादी परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने दो, ये खुद भी डूब जाएगी और हमें भी डुबा देगी, बर्बाद कर देगी। खड़गे और इमरान मसूद की बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। सियासी गलियारे में इस वीडियो को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और ओवैसी को लेकर माना जा रहा है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रहने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इसी और इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हैदराबाद की परेशानी को उत्तर प्रदेश में मत आने दो, ये खुद भी डूब जाएगी और हमें भी डुबा देगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आगे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। और इसके बाद उन्होंने सहारनपुर के सांसद से कहा कि आप समझ गए ना, तो इस पर सहारनपुर के सांसद ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ समझ गया। और इसके बाद सहारनपुर के सांसद कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता इमरान मसूद ने कुछ बातें बोली दोस्तों, जो वीडियो पे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में किस तरीके की तैयारी चल रही है। हालांकि सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेने की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेरवानी, बिरयानी और परेशानी बोलकर संबोधित किया और हैदराबादी परेशानी बोलकर बता दिया कि मामला क्या है। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को AIMIM के बढ़ते विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान झेलने को मिल सकता है। और यही बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई तीसरी पार्टी ना आए, खासकर जो हैदराबाद की पार्टी है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि सीटें तो 4 या 5 जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये सुनिश्चित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। जबकि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी किसी भी क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वो 2 बड़े तर्क देते हैं। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी उस राज्य के अंदर बीजेपी को हराने में पूरी तरीके से नाकामयाब है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराया, जबकि राम मंदिर और तमाम तरीके के लहर के बावजूद बीजेपी को हराया गया। तो ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही, ये बात एकदम गलत है दोस्तों। जो दूसरी बात बोलते हैं ओवैसी वो ये कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम नेतृत्व आगे बढ़े, यानी मुसलमान खुद अपना नेतृत्व करे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नेता है, तो मुस्लिम नेतृत्व की भी कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी ओर आजम खान भी है जो समाजवादी पार्टी के अंदर नंबर 2 नेता है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये तर्क भी उत्तर प्रदेश में काम नहीं करता दोस्तों। ऐसे में ओवैसी के पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए मिलकर लड़ेंगे। और AIMIM को हैदराबादी परेशानी बोलकर संबोधित किया जा रहा है। इस पर आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ रहे 18 बीजेपी के नेताओं को पार्टी ने नोटिस भेजकर अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा है दोस्तों। प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने धनबाद के अंदर संजीव सिंह, मुकेश पांडे और भृगुनाथ महतो को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। देवघर में बाबा बलिया से, पलामू में परशुराम ओझा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस तरीके से बीजेपी के टोटल 18 नेताओं से बागी नेताओं को नोटिस भेजकर अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा गया है। अगर जवाब सही से नहीं आएगा तो फिर इनके
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर पार्टी की ओर से धमकी दी जा रही है, लेकिन ये सारे के सारे बागी नेताओं ने पहले ही बोल दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उनको टिकट केवल पैसे के दम पर दिया गया है और पार्टी ने असली कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया और असली कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, चाहे डिसिप्लिन हनन का मामला हो या चाहे कुछ भी हो, नोटिस चाहे कितनी बार भी दे, विरोध जताया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वाराणसी के अंदर अभिमुक्तेशानंद ने घेरा है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, तो इस पर अब शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे मुकदमे हटवा लिए। ये कैसा कानून का पालन वो कर रहे हैं? ये क्या कानून में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे हटा लिए जाएंगे? ये कहां लिखा हुआ है? स्वामी अभिमुक्तेशानंद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर आपने ये कहा कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं, लेकिन 45 में से 40 केस हटवाकर आपने कौन से नियम का, कौन से कानून का पालन किया है? और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा अगर स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानती है तो फिर उनके ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठीचार्ज क्यों करवाया गया था? इस पर पलटवार करते हुए अभिमुक्तेशानंद ने कहा कि जिस समय लाठीचार्ज हुआ था हम शंकराचार्य नहीं थे। अगर समाजवादी पार्टी ने किसी को लाठी मारी है तो वो गलत मारी है, वही चीज आप लोग कर रहे हैं, तो आप कहां से सही हुए? उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी गलत है तो योगी आदित्यनाथ भी गलत है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब शंकराचार्य के एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को लग रहा था कि वो धर्म से लेकर तमाम अलग अलग मामलों को लेकर कुछ भी बयान देंगे और उनको सामने से जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन शंकराचार्य ने अब योगी आदित्यनाथ के एक एक सवाल पर ऐसे ऐसे दुगने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि कोई जवाब योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। ये बात अब सबके सामने आ गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ 7 दिनों की जेल यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटना के अंदर सियासी फिजा में तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों उन्होंने सीधे सवाल दागा है कि क्या बिहार में बेटियां महफूज हैं? ये सवाल है, क्या हक और सच की आवाज को दबाया जा रहा है? पप्पू यादव ने अपने तेवर तर्क करते हुए कहा कि उनके जेल में रहने के दौरान राज्य के अंदर बच्चियों के गायब होने और उनके साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर सियासत खामोश रही। जब मैं जेल में था तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरी किसी आदमी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं तो बिहार की बेटियों की लड़ाई लड़ रहा हूं। पप्पू यादव बिहार के अंदर मौजूदा राजनीति को गंदी सियासत करार देते हुए आरोप लगाते हैं कि जो लोग समझौते की राह पकड़ लेते हैं उनकी गाड़ी चलती रहती है, मगर जो लोग सच बोलते हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। इशारों इशारों में उन्होंने सत्ता और सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों लगातार अपनी लड़ाई उन्होंने जारी रखी हुई है और महिलाओं के सम्मान को लेकर बार बार मैदान में उतर रहे हैं। कई तरीके के तंत्र को भी उन्होंने एक्सपोज किया है, बताया है कि कैसे एक पूरा सिस्टम बिहार के अंदर चल रहा है जहां पर नेता और उनसे जुड़े हुए लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है और जो मन करता है वे करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव एकदम सही बोल रहे हैं और पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर और एक्सपोज करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो चुनाव आयोग को लेकर अपनी लड़ाई और ज्यादा तेज करने वाले हैं। चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को लेकर अपनी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 16 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव आयोग जितनी भी गलतियां कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर के मामले पर उसे धीरे धीरे करके सारा एक्सपोज किया जाएगा और कितने लोगों के नाम काटे गए, कौन सा फॉर्म भरा जा रहा है और कैसे पूरी एक प्रक्रिया के तहत ये पूरा कांड किया जा रहा है, इस बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव की इन बातों पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने राजधानी की आबो हवा को लेकर सवाल खड़ा किया है, यानी योगी आदित्यनाथ खुलकर अब दिल्ली की हवा को लेकर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार दिल्ली की हवा को लेकर बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये बयान दिल्ली की हवा नहीं बल्कि दिल्ली की हवा की रखवाली की जिम्मेदारी जिन लोगों की है दोस्तों उनको लेकर बयान दिया जाना माना जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लड़ाई दिल्ली में बैठे लोगों के साथ में है दोस्तों। और हमेशा से उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली के बीजेपी नेतृत्व के बीच में जो आपसी ठनी रहती है राजनीतिक तौर पर, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसी मामले से इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यह बयान की दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। अगर आप भी मानते हैं कि यह सिंबोलिज्म वाला बयान है यानी प्रतीकात्मक बयान है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट दोस्तों, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने नागपुर के अंदर नगर निगम को नागपुर दंगों के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले फहीम खान के घर को गिराए जाने पर फटकार लगाई है। दोस्तों कोर्ट ने पूछा कि क्या नगर निगम मुख्य आरोपी फहीम खान के घर का एक बार फिर से निर्माण करवाएगी या फिर मुआवजा देगी। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि औरंगजेब के मकबरे से संबंधित भड़काऊ भाषण देने के दावे के साथ ही फहीम खान को गिरफ्तार किया गया था और फहीम खान के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था दोस्तों। और नगर निगम ने जो कार्रवाई नागपुर के अंदर की
की उस कार्रवाई को लेकर कोर्ट नाराज हो गया और कोर्ट ने पूरे मामले पर मुआवजा भरने के लिए बोला है। ऐसे में दोस्तों या तो मुआवजा भरो या फिर दोबारा बना कर दो, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखते हैं क्या जवाब नगर निगम की ओर से दिया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों एक व्यक्ति का घर तोड़कर पूरे परिवार को उजाड़ने का अधिकार किसी भी प्रशासन किसी भी सरकार को नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बड़ी मेहनत से अपनी संपत्ति बनाता है और उसको नष्ट करने का अधिकार किसी सरकार या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे अलग अलग कोर्ट के अंदर जो आदेश आएंगे उसे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर न्याय को लेकर रास्ता प्रशस्त होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जिस स्तर पर अन्याय किया गया, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के घर तोड़े गए दोस्तों प्रशासन के द्वारा केवल मीडिया में माहौल बनाने के लिए और बीजेपी की राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, उन सबके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। बल्कि जिन अधिकारियों ने आदेश दिया था उनकी सैलरी में से पैसे कटने चाहिए और वापस से घर बनाकर देना चाहिए। और क्योंकि किसी का जो घर होता है दोस्तों वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए एक इमोशन की तरह होता है और घर तोड़ने का मतलब इमोशन यानी भावना के साथ खेलने वाला मामला होता है। और ऐसे में इमोशनल डैमेज के इस मामले पर कितनी भरपाई होगी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और कहीं ना कहीं पैसे तो मिलने ही चाहिए बल्कि बढ़ाकर मिलने चाहिए, ताकि जो इमोशनल डैमेज हुआ है उसका भी कुछ ना कुछ भरपाई किया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि अधिकारी को जेल भी भेजना चाहिए जिसने आदेश दिया था अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए। साथ साथ बीते दिन 14 तारीख को वैलेंटाइन डे दिन था दोस्तों। ऐसे में वैलेंटाइन डे के दिन राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने स्तर पर दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके की तस्वीरें बनाकर निशाना साधा गया। बीजेपी तेलंगाना की ओर से एक तस्वीर बनाई जाती है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को बीच में दिखाया जाता है, उनके दोनों बगल में महिला के कपड़े में कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पार्टी को दिखाकर हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला जाता है। इसके बाद तेलंगाना कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया दोस्तों। तेलंगाना कांग्रेस की ओर से भी एक पोस्टर बनाया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी और केसीआर को साथ में दिखाया गया। मोदी और केसीआर को साथ में दिखाते हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला गया और भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस पार्टी को ये वैलेंटाइन डे बोला गया दोस्तों। बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को एक साथ दिखाकर हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला और रेवंत रेड्डी नरेंद्र मोदी को एक साथ दिखाया जा रहा है। इसके बाद बीआरएस पार्टी ने एक और तस्वीर बनाई जिसमें नरेंद्र मोदी को और रेवंत रेड्डी को और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को दिखाया जा रहा है दोस्तों और वैलेंटाइन डे विश किया जा रहा है। तो इस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर वैलेंटाइन डे के मौके पर जैसे तैसे पॉलिटिकल तौर पर मजाक उड़ाया जा रहा है दोस्तों, यानी राजनीतिक मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में है और गुवाहाटी से मणिपुर का रास्ता केवल 1 घंटे का है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए फ्लाइट बुक कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा के माध्यम से फ्लाइट की टिकट भी नरेंद्र मोदी को दी और कहा कि आप फ्लाइट में बैठ जाइए, गुवाहाटी के अंदर केवल 1 घंटे के अंदर आप मणिपुर पहुंच जाएंगे और मणिपुर में जाकर लोगों से उनके हालात पूछिए। जो हिंसा के कारण लोग प्रभावित है वे लोग नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट करते हुए खेड़ा ने कहा कि हमें मालूम है कि चुनावी राज्य हमेशा आपके लिए पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन मणिपुर को इस तरीके से त्यागा नहीं जा सकता। ये राज्य 2023 से जल रहा है और ये दोबारा जल उठा है। आप आज असम में है तो वहां से मणिपुर केवल 1 घंटे दूर है, तो कृपया आप मणिपुर चले जाइए प्रधानमंत्री जी। एक टिकट भी भेज दिया गया। खेड़ा ने असम और मणिपुर के बीच में कम दूरी का हवाला देते हुए कहा कि आप आज असम में है, मणिपुर सिर्फ 1 घंटे दूर है, चले जाइए कृपया करके। और तस्वीर साझा करते हुए छुट्टी भी ली दोस्तों। इम्फाल की फ्लाइट की टिकट की तस्वीर भी शेयर की गई और प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर भी कटाक्ष किया गया। गौरतलब है कि मणिपुर के अंदर 2023 में जो हिंसा शुरू हुई थी दोस्तों, बाद में यह हिंसा बढ़ चली गई और कुछ दिनों पहले बीजेपी ने अपनी सरकार को हटा दिया था और डायरेक्ट राष्ट्रपति के कंट्रोल में मणिपुर को ले लिया था। उसके बाद थोड़ी शांति आई, फिर जब बीजेपी की सरकार वापस से बनी तो अभी कुछ दिनों से लगातार बवाल जारी है मणिपुर के अंदर और छोटे छोटे मामले पर बड़ी बड़ी हिंसाएं हो जा रही है। यानी समाज में आपस में काफी ज्यादा मनमुटाव है दोस्तों, इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे से मामले को लेकर दो समाज एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहे हैं। ऐसे में समाज के बीच का जो भेद है उसे कौन मिटाएगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री है, अगर वो जाकर अपील करेंगे तो उसका एक असर अलग तरीके का होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी मणिपुर जाने से कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है दोस्तों। इस चिट्ठी में कहा है कि एफसीन फाइल और ने भारत में जो घुसपैठ करने की कोशिश की थी और एमएम नरवणे की किताब में जो इस वाक्य का जिक्र है, जिस घटना का जिक्र है, उसके मामले को लेकर हमको देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए, यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता तक ये सारी बातें पहुंचे। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर की चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जिक्र किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी के ये दोनों नेता वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के
द्वारा जो बोला जा रहा है उस बात पर इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और फैसला लेते हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलग अलग राज्यों के दौरे होने जा रहे। प्रियंका गांधी असम में मौजूद रहेंगे दोस्तों, उनके साथ में डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के जो लोकल नेता है उनको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी जा रही है और राहुल गांधी खुद पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में पुडुचेरी में राहुल गांधी का जो दौरा होने वाला वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कहीं अकेले दम पर सरकार बनाने की है तो वो पुडुचेरी में है दोस्तों। और ऐसे में पुडुचेरी खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं और केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन और तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के जीत की संभावना है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों नेता अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, अच्छी बात है। एक दक्षिण में एक पूरब में, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तेलंगाना के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिली जीत पर बधाई देते हुए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीत उनके समर्पण और तेलंगाना की जनता की है और इसीलिए हमको इसी तरीके से लगातार तेलंगाना में काम करना है। आम जनता की सेवा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी तैयारियों के बीच में चुनाव आयोग ने सख्ती अपनाई है दोस्तों, सख्ती रुख अपनाया है और आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को 17 फरवरी 2026 को 5:30 बजे तक निर्देशों के पालन की रिपोर्ट देने के लिए बोला है। नंदिनी चक्रवर्ती मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग की फुल बेंच के सामने पेश होंगी और उन्हें कई मामलों में आयोग के निर्देशों का पालन न करने को लेकर तलब किया गया है। आयोग ने खास तौर पर बारुईपुर में 4 AERO और ERO के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही 3 अधिकारियों के ट्रांसफर और बसीरहाट 2 के AERO को अवैध सुनवाई कराने के मामले में निलंबित करने के निर्देश पर भी कार्रवाई को लेकर जो स्थिति है वो पूछा गया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी बिंदु पर 17 फरवरी 2026 तक 5:30 बजे के आसपास अनुपालन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी जा रही है दोस्तों। चीफ सेक्रेटरी को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी के कदम को लेकर चुनाव आयोग नाराज है और इसलिए उनको बुलाया भी गया है। देखते हैं जब जाएंगी चीफ सेक्रेटरी तो क्या क्या जवाब देकर आती है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता 17 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि यह प्रदर्शन मनरेगा बचाओ अभियान के तहत बुलंदशहर के अंदर होगा और जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में लगातार अभियान चला रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर जिले का रिकॉर्ड संख्या में ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसका उद्देश्य है कि मनरेगा के तहत लोगों के जो अधिकार छीने गए हैं उस बारे में आम जनता को एक एक जानकारियां दिया जाए। जियाउर रहमान ने केंद्र सरकार के अच्छे दिन के दावे को लेकर जनता को भ्रमित करने वाला दावा बताते हुए निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि मनरेगा से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से 17 फरवरी को बड़ी संख्या में विधानसभा का घेराव में शामिल होने को लेकर इसे शांतिपूर्ण और सफल बनाने की बातें कही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से चौकन्ने हैं, एक्टिव हो रखे हैं दोस्तों। इसका असर देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को व्यापक तौर पर जनता का समर्थन भी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी के जीत का सबसे बड़ा कारण यह था कि कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में किसी न किसी मुद्दे को लेकर रहते हैं दोस्तों। साथ साथ बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव होने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP पार्टी ने एक बार फिर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण यानी भारत से बुलाए जाने की मांग को फिर से तेज किया है दोस्तों। BNP पार्टी चाहता है कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे ताकि बांग्लादेश उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि शेख हसीना पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। गोली चलाने के आरोप लगे थे और ऐसे में भारत इतनी जल्दी शेख हसीना को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शेख हसीना भारत के लिए एक एसेट के तौर पर रही है। जब भी सरकार में रही है भारत से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे किए थे, लेकिन अब BNP पार्टी नई पार्टी आई है, उनका प्रधानमंत्री बना है, तो अगर भारत को संबंध अच्छे करने हैं तो शेख हसीना को लेकर भी कुछ फैसला लेना पड़ेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम आने वाले दिनों के अंदर समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SC ST और OBC समाज के उत्थान की बातें कर रहे थे। इस पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम्युनिटी नोट दे दिया दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी को करेक्ट करने की कोशिश करते हुए लिख दिया कि ऑल पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द पर्टिकुलर SC ST एंड OBC वायलेट आर्टिकल 14 और 15 यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होता है। जब बीजेपी की सरकार दावा करती है कि वो SC ST और OBC समाज के लिए कानून लेकर आई है और जनरल कास्ट को छोड़ दिया जाता है, इस तरीके से नरेंद्र मोदी के पोस्ट के नीचे लोगों ने कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हुए निशाना साधने की कोशिश की है दोस्तों। कुल मिलाकर जब से बीजेपी वाले UGC का नियम लेकर आए हैं तब से ये नए तरीके का मोर्चा देश के अंदर खुला है और बीजेपी वालों पर जनरल कैटेगरी के लोग काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट देने वाले समाज जनरल कैटेगरी के लोगों ने अब बीजेपी को अलग अलग जगह पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट जिसमें निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के
सबसे खराब सांसदों में से एक है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। और राजनाथ सिंह के बारे में माना जाता है कि वो आज तक के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो सबसे खराब डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह तो गृह मंत्रालय संभालने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनके टाइम में घुसपैठ इतने ज्यादा बढ़ चुका है कि बीजेपी वाले ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठी बाहर करेंगे बातें करते रहते हैं। ओम बिरला की तो बात ही अलग है। ओम बिरला पर पक्षपाती होने के कई आरोप लगे हैं दोस्तों। और किरण रिजिजू एक अच्छे मंत्री जरूर है, लेकिन जिस सरकार के प्रति उनकी निष्ठा है उस सरकार को लेकर लोग सवाल पूछते हैं। ऐसे में इन पांचों मंत्रियों के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप किस तरीके से देखते हैं इन पांचों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ में। बीजेपी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय से जब ये सवाल पूछा गया एक आरटीआई के द्वारा कि देश के अंदर कितने घुसपैठी हैं, तो इसका जवाब गृह मंत्रालय के पास आ ही नहीं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। घुसपैठियों को लेकर जो आंकड़े की बात चल रही है वैसा कुछ हमारे पास नहीं है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये बोलना और गृह मंत्री के द्वारा उसके उल्टा बोलना, ये बोलना कि देश के अंदर घुसपैठी बढ़ गए हैं, इससे पता चलता है दोस्तों कि मंत्रालय और मंत्री के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया बहुत